दोस्तों, जनवरी से मार्च ये साल का ऐसा महीना है जब हम सब भागकर टैक्स सेविंग के इन्वेस्टमेंट्स करने की कोशिश करते हैं। और इसी दौरान हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ी मिस्टेक्स कर लेते हैं। हम लोग LIC पॉलिसीज़ खरीद लेते हैं हम अपने अंकल और आंटी से, या फिर हम लोग बैंक में जाके टैक्स सेविंग वाली FD क्रिएट कर लेते हैं। बट एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आप टैक्स सेव कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में आज ये सब बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ वीडियो के एंड में। तो आप ये पूरा वीडियो देखें, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछें। आई एम श्योर आपको ATC इन्वेस्टमेंट्स के बारे में तो पता ही होगा। ATC वही सेक्शन है इनकम टैक्स का जिसमें आपको 1,50,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है। तो इस सेक्शन में यही वही सेक्शन है जिसमें आप LIC पॉलिसी खरीदते हैं या फिर टैक्स सेविंग वाली FD क्रिएट करते हैं। बट आपको ये दोनों चीज़ें नहीं करनी है। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स, क्या कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आइए जानते हैं अभी। पहले तो आपका जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो आपका एम्प्लॉयर भी करता है और आप भी करते हैं, उसमें से जो एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन होता है वो 1,50,000 रुपये की लिमिट में कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, इंक्लूडिंग दी LIC पॉलिसी जो आपको नहीं खरीदनी है, वो सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की प्रीमियम भी इसमें कवर होती है। तो आप ट्राई करें कि अगर आपके पास टर्म पॉलिसी नहीं है और अगर आपके पास डिपेंडेंट्स है तो आप एक टर्म पॉलिसी खरीदें और उसका प्रीमियम पेमेंट का फ़ायदा इस सेक्शन में उठाएं। उसके अलावा आपको और क्या बेनिफिट्स हैं, आप ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ELSS मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें 3 साल का लॉक इन होता है और आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो अगर आपके पास कुछ अमाउंट्स बच जा रहा है और आप सोच रहे हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, और अगर आपको ये मन पैसा 3 साल तक नहीं चाहिए तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इसमें एक कैच है कि ये सारे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, और 3 साल का लॉक इन जो है मेरे हिसाब से बहुत कम है। तो अगर आपके पास आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 5 साल से ज़्यादा है तो ही आप इन्वेस्ट करें इसमें, नहीं तो ना करें। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने इससे पहले एक और वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने रिकमेंड किया था कि आपको हर साल पूरा 1,50,000 रुपीज़ PPF में इन्वेस्ट करना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट इट मीट्स दी ATC क्राइटेरिया। बिकॉज PPF के कुछ खास बेनिफिट्स हैं। मैं वीडियो का लिंक यहाँ पे छोड़ देता हूँ, आप ज़रूर देखें ये वीडियो, फिर मेरे साथ आके डिस्कस करें। उसके अलावा ATC में और भी थोड़े बेनिफिट्स हैं, जैसे अगर आपके पास कोई होम लोन है और उसका अगर आप प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहे हैं तो उसका प्रिंसिपल रीपेमेंट का भी आपको डिडक्शन का फ़ायदा मिल सकता है। उसके अलावा आप फिक्स डिपॉजिट क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से जाके नेशनल सेविंग स्कीम के सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। पर वो सब चीज़ें मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, तो मैं उनके बारे में बात भी नहीं करूँ। ATC तो हमने कवर कर लिया, 1.5 लाख रुपए कहाँ लगाने हैं मैंने आपको बता दिया है। अब 80D भी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप थोड़े और टैक्स बचा सकते हैं। तो 80D में क्या है, आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसका अगर आप प्रीमियम पे करते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है। तो इसमें कैसा है, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं, अगर आपकी एज 60 से कम है, आपकी और आपके स्पाउस की और आपके बच्चों की, तो उस केस में आपको 25,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलता है इस सेक्शन में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए। और अगर आप अपने पेरेंट्स जो अगर सीनियर सिटीजन नहीं है उनका भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपको एडिशनल 25,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है। और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स है तब आपको 25 नहीं 50,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है। और अगर आप और आपके पेरेंट्स दोनों सीनियर सिटीजन हैं तो आप 50 और 50 1 लाख रुपए का डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बहुत वीडियोस क्रिएट करने वाला हूं, तो आपको अगर जानना है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। बट इस सेक्शन का ध्यान रखें और ट्राई करें कि आप मैक्सिमम बेनिफिट्स यूटिलाइज करें। हमने 80C और 80D कवर कर लिया, अब आता है 80CCD1B की बारी। ये है NPS वाला सेक्शन, नेशनल पेंशन स्कीम। तो इस सेक्शन में आपको एक और 50,000 रुपये का डिडक्शन मिल सकता है। ये डिडक्शन अगर आप 50,000 रुपये अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम में तो आपको ये डिडक्शन मिल सकता है। बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो 60 साल की उम्र तक लॉक इन रहेगा, और 60 साल की उम्र में आपको 60% लमसम मिलेगा और बाकी आपको एन्युइटी खरीदना पड़ेगा।
ये अगर आपको लमसम विड्रॉ नहीं करना है तो आप इसको 75 तक एक्सटेंड करके रख सकते हैं, बट लॉक इन तो रहेगा ही। अगर आप कंफर्टेबल है इस लॉक इन से, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्ट करने के लिए और टैक्स बचाने। एक और टैक्स सेविंग वाला सेक्शन है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं, वो है डोनेशन वाला सेक्शन, सेक्शन 80G। इसमें आप 50% या 100% तक का डिडक्शन ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस इंस्टीट्यूशन को आप डोनेशन दे रहे हैं। तो अगर आपने ऐसे इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया जिसमें 50% का डिडक्शन मिलता है, तो अगर आपने 100 रुपये का डोनेशन किया तो आपको 50 रुपये का डिडक्शन मिलेगा आपके इनकम टैक्स रिटर्न में। ये भी बहुत फायदेमंद सेक्शन है। अगर आपके पास कुछ सरप्लस पैसा है जो बच गया है आफ्टर ऑल योर एक्सपेंसेस एंड ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स, देन यू कैन कंसिडर मेकिंग दिस डोनेशंस एंड टेक द टैक्स एडवांटेज। दोस्तों, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की बात, जो है मेरी खुद की टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजी। तो मैं आपको सेक्शन वाइज सेक्शन बताऊंगा कि मैं क्या करता हूं। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि मैं सारे बेनिफिट्स ले लूं। तो इस केस में मैं क्या करता हूं, सेक्शन 80C में मैं पूरे पैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करता हूं। मुझे ELSS वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि जो इक्विटी का पैसा है वो मैं दूसरे इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्ट करता हूँ। इक्विटी का पैसा मैं लॉक इन नहीं करता, बट लॉन्गर टर्म एडवांटेज जो मुझे मिलता है वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड से ही मिल सकता है, क्योंकि मेरे पास EPF का फायदा नहीं है। तो मैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड को मैक्स आउट करता हूँ और हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद आ जाता है 80D। 80D में जो हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट है, मैं मेरा हेल्थ इंश्योरेंस, मेरी वाइफ का हेल्थ इंश्योरेंस, उसके अलावा मेरे मदर का हेल्थ इंश्योरेंस पे करता हूँ। इन सब का प्रीमियम का जो भी बेनिफिट होता है अप टू 50,000 रुपीज़ मैं एवरी ईयर लेता हूँ। नेक्स्ट है NPS वाला सेक्शन। मैंने अभी बताया था आपको 50,000 रुपये का डोनेशन। अगर आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा भी आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न में मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो भी मेरा NPS वाला इन्वेस्टमेंट जाता है उसमें 75% मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ और 25% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता हूँ। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं एक्टिव स्कीम चूज करता हूँ, मैं जो बाय डिफॉल्ट वाला स्कीम होता है वो चूज नहीं करता हूँ। तो अगर आप जाके चेक कर सकते हैं आपका कौन सा है, एक्टिव है या डिफॉल्ट स्कीम है। अगर एक्टिव है तो आप एक काम, अगर डिफॉल्ट वाला है तो आप एक काम करें, उसको चेंज कर दें टू एक्टिव, एंड देन अगर आपके पास से 10 या 20 साल है अभी आपको पैसे विड्रॉ करने के लिए, तो उसमें आप इक्विटी मैक्सिमाइज कर दें और बैलेंस आप गवर्नमेंट फंड्स में रखें, आपको अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट है जो डोनेशन वाला सेक्शन है। तो मैंने लास्ट ईयर कोविड के टाइम में थोड़ा बहुत डोनेशन किया था, तो मैं उसका फ़ायदा भी उठाने वाला हूँ इस साल। तो दोस्तों, आई होप आपको फेयर अंडरस्टैंडिंग मिली आज के वीडियो में कि टैक्स सेविंग कैसे करना है और ये सब चीज़ों के बारे में कैसे सोचना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।